नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को राज्य की सभी 230 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। इसी के साथ विधानसभा चुनावों में अपनी किस्मत आजमाने उतरे सभी प्रत्याशियों की किस्मत अब 3 दिसंबर तक ईवीएम में कैद हो गई है। इसी के साथ ही प्रदेश में किसकी सरकार होगी और कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, इसका भी चुनाव जनता ने अपने मतों के जरिए कर दिया है। अब बस इसकी घोषणा 3 दिसंबर को चुनाव परिणामों के ऐलान के साथ होगी। प्रदेश में समय भाजपा के शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। वैसे राज्य में भाजपा की सरकार पिछले लगभग 18 सालों से है। पिछले चुनावों में जरूर जीत कांग्रेस को हासिल हुई थी, लेकिन बाद में पद लोभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में चले जाने से कांग्रेस की कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई थी। इसके बाद एक बार फिर प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान की सरकार लौट आई थी, जिसने कार्यकाल को पूरा किया। और अब जब एक बार फिर प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, तो सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल है कि इस बार किसकी सरकार, इस बार कौन संभालेगा मध्य प्रदेश में सीएम की कुर्सी। वैसे पिछले कुछ सालों से भाजपा का एक मजबूत किला बने मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव काफी कड़ा हुआ है। इसी का नतीजा है कि ये फैसला कर पाना कि सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा, कहना काफी मुश्किल लग रहा है। हालांकि प्रदेश में मौजूदा हालातों, सर्वे और अधिकांश जनता की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपना झंडा बुलंद करने वाली है और एक बार फिर प्रदेश के सीएम की कुर्सी पर कमलनाथ विराजमान होने वाले हैं। हालांकि ऐसा वाकई में हो पाएगा या फिर नहीं, ये तो आगामी 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस की हवा बनी हुई है। वैसे इतना जाहिर है कि इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव काफी कड़ा रहा है और कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल भाजपा यहाँ पर अभी तक पिछड़ा ही नजर आ रहा है। आमतौर पर विधानसभा चुनाव के समीकरणों और संभावित परिणामों का आंकलन स्थानीय मुद्दों और चेहरों के आधार पर ही किया जाता है। इसीलिए परिणामों की घोषणा से पहले कोई सटीक विश्लेषण बहुत आसान नहीं होता। फिर भी प्रदेश के जमीनी हालात और सियासी पार्टियों का अंदरूनी मिजाज तो पढ़ा ही जा सकता है। आमतौर पर मध्य प्रदेश में दोनों बड़े दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही आमने सामने रहते हैं। राज्य के गठन के 67 साल बाद भी कोई ठोस तीसरी ताकत यहाँ नहीं उभर पाई है। करीब 5% स्थानों पर ही अन्य पार्टियों का जोर रहता है। इसीलिए वे सरकार बनाने वाले दल के रास्ते में कोई निर्णायक भूमिका नहीं निभा पाती। इस बार भी यही दोनों पार्टियां मुकाबले में हैं। दिलचस्प है कि एकाध उपवाद को छोड़कर दोनों दलों का मत प्रतिशत भी लगभग समान ही रहता है। 1 से लेकर 3% मतों के अंतर से एक पार्टी सरकार बना लेती है और इतने ही अंतर से दूसरी पार्टी विपक्ष के बेंचों पर चली जाती है। लेकिन इस बार चुनाव की तस्वीर दिलचस्प है। जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने पिछली बार ही भारतीय जनता पार्टी को जनादेश नहीं दिया था। कांग्रेस ने सरकार बना ली थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने सत्ता खो दी और एक बार फिर बीजेपी की तिगड़म से शिवराज सरकार बन गई। राज्य के इतिहास में दूसरी बार इस तरह सरकार गिरने की साजिश रची गई थी। इससे पहले 70 के दशक में ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजयाराजे सिंधिया ने ऐसी ही बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की कांग्रेस सरकार गिराई थी। यानी साफ है कि पिछले चुनाव में ही नैतिक धरातल पर तो भारतीय जनता पार्टी हार चुकी थी। अब इस बार भी भाजपा के लिए हालात और माहौल कुछ भी सही नजर नहीं आ रहे हैं। जाहिर है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार पिछले लगभग 18 सालों से है। 18 साल एक लंबी अवधि होती है। ऐसे में एक पार्टी के लंबी अवधि तक शासन करने के कारण राजरोग पनपने लगते हैं, लोकतांत्रिक भावना कमजोर होने लगती है, कहीं ना कहीं पार्टी भी सत्ता के मद में आ जाती है। इसका नतीजा होता है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार तेजी से पनपने लगता है, सत्तारूढ़ दल के नेता घोटाले करने लगते हैं, सत्ता में सेवा का नहीं मेवा का आकर्षण रह जाता है। सरकार और संगठन के बीच महत्वाकांक्षाओं का टकराव होता है, उनके गुट बन जाते हैं। स्वार्थों के चलते लोकहित के काम हाशिए पर चले जाते हैं। अब चुनाव आते हैं तो सरकार की उपलब्धियों की स्लेट कोरी होती है। फिर सरकार चुनाव जीतने के लिए मुफ्त दान की घोषणाएं करती है, जो कतई संवैधानिक और लोकतांत्रिक तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश में भी बन गए हैं। मामा शिवराज की सरकार पर आए दिन भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। मानो भ्रष्टाचार तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार का एक गहना बन गया हो, जिसे वो कभी उतार ही नहीं सकते हैं। अलग अलग विभागों व परीक्षाओं में घोटाले शिवराज शासन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं।
तो वहीं अब इतने लंबे सालों तक सत्ता में रहने के कारण पार्टी के अंदर भी बगावत उठने लगी है और मामा शिवराज के खिलाफ भी स्थानीय पार्टी प्रशासन ही नजर आने लगा है। और इस बार तो आलम यह हो गया है कि भाजपा आला कमान ने भी शिवराज सिंह को मानो किनारा ही कर दिया हो। देखने में तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि शिवराज सिंह का मुकाबला कांग्रेस के साथ साथ भाजपा आला कमान और अपनी ही पार्टी से भी है, जिसने उन्हें इस चुनाव में पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। शिवराज को साइडलाइन करने की योजना इस बार भाजपा ने शुरू से ही बनाकर रखी थी। इसी साल के सितंबर महीने में जब भोपाल में भाजपा का कार्यकर्ता महाकुंभ आयोजित हुआ था, जिसका आयोजन राज्य में चुनावी तैयारियों के लिए पार्टियों द्वारा निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा के समापन अवसर पर हुआ था। इसमें पीएम मोदी ने भी शिरकत की थी। इस दौरान उन्होंने करीब 40 मिनट लंबा उद्बोधन भी दिया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस दौरान पीएम मोदी ने पूरे भाषण में एक बार भी राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके महत्वाकांक्षी योजनाओं का जिक्र नहीं किया था। इसके बाद से ही ये एहसास हो गया था कि इस बार मामा को पार्टी ने किनारे लगाने का पूरा प्लान बनाया है। वहीं अब भाजपा ने विधानसभा चुनावों के लिए 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, तो इसमें 8 चौंकाने वाले नाम थे, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री समेत राज्य के 7 सांसद और 1 राष्ट्रीय महासचिव के नाम शामिल थे। खास बात यह थी कि इन 8 नामों में अधिकांश ऐसे नाम थे जिनको अतीत में मुख्यमंत्री बनाए जाने के कयास लगाए जा चुके थे। अब इन घटनाओं ने उन चर्चाओं को और भी बल दिया था कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अब राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा परिवर्तन करने की तैयारी में है। इसी के अलावा भी पीएम मोदी ने सभाओं में अपने भाषणों में बमुश्किल ही शिवराज का जिक्र किया होगा। राज्य की जनता के नाम जारी उनकी एक अपील में भी उन्होंने जनता से अपने नाम पर ही वोट मांगे। इससे पहले भी कुछ घटनाएं ऐसी घट चुकी थी जो कि इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि पार्टी शिवराज को किनारे कर रही है। वहीं सबसे बड़ी बात यह थी कि पिछले कई बार से पार्टी की तरफ से सीएम फेस रहे शिवराज के होते हुए भी भाजपा इस बार बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ रही है। एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब शिवराज के विधानसभा चुनाव ना लड़े जाने को लेकर भी कयास लगाए जाने लगे थे। हालांकि चुनाव से 2 हफ्ते पहले परिस्थितियां बदली और तय हुआ कि 15 नवंबर तक शिवराज राज्य के 150 विधानसभा सीटों पर प्रचार के लिए जाएंगे और उन्हें पार्टी ने टिकट भी दिया। हालांकि वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, इसको लेकर अभी भी अनिश्चितता के बादल हैं। एक मौके पर तो शिवराज अपने गृह जिले सीहोर में जनता को संबोधित करते हुए कहते नजर आए थे कि ऐसा भैया तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, जब जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। शिवराज के इन शब्दों को जनता से उनकी भावुक अपील माना गया, जिसके चलते केंद्र पर दबाव बना और शिवराज का नाम उम्मीदवार के तौर पर अगली सूची में दिखा। अभी भी आलम यह है कि शिवराज इस समय काफी अकेले नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि मानो उन्हें पार्टी नेतृत्व और संगठन का समर्थन नहीं मिल रहा है। शिवराज पर कुछ मेहरबान भी पार्टियां तब हुई जब दिल्ली में आला कमान को यह संदेश गया कि शिवराज की इतनी अनदेखी करने से पार्टी को नुकसान हो सकता है। कह सकते हैं कि हाशिए पर धकेले गए शिवराज इशारों ही इशारों में पार्टी के फैसले को चुनौती दे रहे थे और जनता के बीच अपनी लोकप्रियता भी हासिल कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अन्य बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाकर केंद्रीय नेतृत्व शिवराज को दिखाना चाहता था कि हमारे पास इतने विकल्प हैं, लेकिन शिवराज ने हार नहीं मानी और कभी भी खुद को रेस से दूर नहीं किया। पार्टी के वापस सरकार बनाने की स्थिति में उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। इसके बावजूद वो रोजाना 10 से 12 सभाएं कर रहे हैं। शायद वो केंद्रीय नेतृत्व को ऐसा कोई अवसर नहीं देना चाहते कि उन्हें किस आधार पर हटाएंगे। वो मोदी शाह को ये दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प हूं। हालांकि अब तक ये भी स्पष्ट नहीं है कि बहुमत प्राप्त करने की स्थिति में पार्टी अगर शिवराज को मुख्यमंत्री पद के लिए नजरअंदाज करती है तो उनकी जगह कौन लेगा। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव, प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे कई नेता इस कतार में लगे हुए हैं, लेकिन पड़ला अभी भी शिवराज का ही भारी है, क्योंकि एक तो उनके पास इतने सालों का अनुभव है और समर्थन है, तो वहीं दूसरी ओर जातीय समीकरण के हिसाब से भी वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। ऐसे में भाजपा ऐसे नेता की बलि नहीं देना चाहेगी। नजरअंदाज किए जाने से लेकर धुआंधार तरीके से चुनावी सभाएं लेने तक के इस बदले हुए परिवेश में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश की राजनीति में भविष्य क्या है और वो इस चुनाव में कहां खड़े नजर आते हैं। फिलहाल मौजूदा हालातों को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान इस समय
तीन तरफ से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ शिवराज जनता के बीच फिर से बहुमत पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रहारों का सामना कर रहे हैं और तीसरी तरफ अपनी ही पार्टी के भीतर खुद को प्रासंगिक बनाए रखने का संघर्ष भी कर रहे हैं। साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर इस चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान का भविष्य क्या होगा, चाहे भाजपा जीते या हारे। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।